बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज हम 4 मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। एक तो ये कि बुशरा बीबी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको जेल के अंदर जहर आलूद खाना दिया जा रहा है। तो क्या वाकई उनको जहर वाला खाना दिया जा रहा है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? और इसके अलावा 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पटिशन फाइल कर दी गई है और वो बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर भी कर ली गई है। इसके ऊपर एक बेंच भी बन चुका है। तो आज के टॉपिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो पटिशन एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब कि क्या 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन का कलअदम करार दे दिए जाएंगे या कि वो पटिशन खारिज हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है कि हमारे MNAs को अगवा किया जा रहा है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई ही उनके MNAs को अगवा किया जा रहा है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। चौथे नंबर पे ये डिस्कस करेंगे कि मौलाना फजल रहमान एक रॉन्ग नंबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे बच के रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान क्यों रॉन्ग नंबर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज के दिन की जो अहम डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, बैरिस्टर गौहर अली खान ने मौलाना फजल रहमान से राब्ते की मुखालफत कर दी। वो मौलाना की रिहाइश गाह जाने वाले अफराद में भी शामिल नहीं थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे हदायत की है कि मौलाना से किसी किस्म का तावन मत मांगा जाए। इसके अलावा मरियम औरंगजेब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान का अमेरिका को इंतखाबात में मुदाखलत की दावत देना मुल्क की खुदमुख्तारी के खिलाफ है। इमरान खान ने कहा है कि आओ अमेरिका मेरी मदद करो, उनका एब्सोल्युटली नॉट, हम गुलाम नहीं हैं का नारा कहाँ गया। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में दांधली के खिलाफ कल बरोज हफ्ता मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने आज पूरे सबूतों के साथ नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के सामने इलेक्शन में दांधली पर भरपूर एहतजाज किया। इसके अलावा आज इमरान खान को जो तोशाखाना और साइफर केस में सजा हुई थी उसके खिलाफ अपीलें फाइल कर दी गई हैं। इसमें जो इद्दत में निकाह वाला केस था उसकी अपील सेशन कोर्ट में फाइल की गई है, यानी साइफर केस और तोशाखाना केस में जो सजा हुई थी उसके खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई है और इद्दत में निकाह वाले केस की सेशन कोर्ट में फाइल की गई है। इसमें मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो इद्दत में निकाह वाले केस की अपील सेशन कोर्ट में फाइल की गई है वो वहां पे दायर करनी नहीं बनती थी कि उसकी अपील सेशन कोर्ट के अंदर दायर नहीं की जाएगी, वो हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाएगी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये इनको अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल करनी चाहिए थी, जिस तरह के साइफर और तोशाखाना केस में अपील फाइल की गई है। और जिस तरह से इन केसेस के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स किए गए हैं, मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर इमरान खान को सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस मिल जाएगी, उनकी बेल मंजूर हो जाएगी और जब भी इस केस का फैसला होगा इमरान खान साहब की बरीयत हो जाएगी। तो जी आ जाते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ कि बुशरा बीबी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको जेल के अंदर जहर आलूद खाना दिया जा रहा है। ये दरअसल मामला इस तरह से हुआ कि बुशरा बीबी की बेटी ने अपनी वालदा से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके गले में और मैदे के अंदर जलन है और ये कयास किया जा रहा है कि उनको शायद जहर आलूद खाना दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो ऐसा समझते हैं कि उनकी वालदा को जहर वाला खाना दिया जा रहा है या जिसकी वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो एक लीगल फोरम आपके पास मौजूद है, आप अदालतों के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको इस तरह का कोई खदशा है तो आप फौरी तौर पर कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करें और बाकायदा तौर पर उनका मेडिकल करवाया जाएगा। तो मेडिकल हो जाने के बाद ये बात बड़ी क्लियर हो जाएगी कि वाकई उनको कोई जहर आलूद खाना दिया जा रहा है कि नहीं। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ, जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक उनको जहर वाला खाना नहीं दिया जा रहा। उनकी वैसे मैदे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, अपनी मर्जी का मनपसंद का खाना उनको नहीं मिल रहा, वो कमरे के अंदर बंद है, वो बाहर नहीं निकल सकती, वो वॉक नहीं कर सकती। तो बहरहाल उनको बिल्कुल भी जहर वाला कोई खाना नहीं दिया जा रहा, बस सिर्फ मैदे में जलन की वजह से तजाबियत की वजह से उनको ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा जी, इसके अलावा 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी गई है, जिसमें चीफ जस्टिस कादी फायदी साकिब साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो 19 फरवरी बरोज सोमवार को इस दरखास्त के ऊपर समाअत करेगा। तो हमने ये देखना है कि क्या वाकई 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए हैं वो कलअदम करार दे दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। देखिए अभी हम बड़ी मुश्किल से हम इलेक्शन तक पहुंचे हैं, अरबों रुपए इसमें कौम का खर्च हुआ है। ये एक दुरुस्त बात है कि धांधली हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी किया गया है, लेकिन दोबारा इलेक्शन करवाना इस मसले का हल नहीं है। जिन लोगों का ग्रीवेंसेस है वो इलेक्शन कमीशन के पास जा रहे हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हैं, वो हाई कोर्ट के पास जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को ये इंस्ट्रक्शन दे दे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, और इसके साथ साथ हाई कोर्ट को ये इंस्ट्रक्शन दे दे कि आपके पास जितनी भी इस तरह की पिटीशंस आ रही हैं कि जिनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई है और उनको बिलावजह तौर पर हराया गया है, या वट एवर किसी की जमात की तरफ से कोई भी पटिशन इलेक्शन कमीशन के पास आती है या हाई कोर्ट के पास आती है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि ये एक हदायत जारी करे कि इन केसेस का फैसला जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उनको कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि जो भी पटिशन 8 फरवरी के इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से की गई है
وہ रिजेक्ट कर दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इतने बड़े नुकसान का मुतम्मल नहीं हो सकता कि आपने एक दफ़ा बड़ी मुश्किल के साथ इलेक्शन करवाया तो आप इसको फिर मुलतवी करके दोबारा से इलेक्शन की तरफ जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है। बेशक इसमें 3 रुकनी बेंच बन चुका हुआ है, लेकिन पटिशन खारिज कर दी जाएगी और इसका बेहतरीन हल सिर्फ यही है कि अदालतों के अंदर जो भी मामला इलेक्शन के हवाले से जो भी इसमें मामला हुए हैं, धांधली हुई है, अदालतों को चाहिए कि फौरी तौर पर उस पर रिलीफ दे। जो भी रिकाउंटिंग वाला मामला है, फॉर्म 45 वाला मामला है, फॉर्म 47 वाला मामला है, वट जो भी मामला है, जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर समाअत करके केस का फैसला कर देना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा उमर अयूब साहब ने यह दावा किया कि उनके एमएनए ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम गुमन को अगवा कर लिया गया है, कोई नामालूम लोग उसको अगवा करके ले गए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खैर ये काफ़ी बातें की जा रही हैं कि उनके एमएनएस को हरासा किया जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है। देखिए, ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता एमपीएज हैं या एमएनएज हैं, उनके खिलाफ तो क्रैकडाउन जारी है। जिस तरह इलेक्शन से पहले ये क्रैकडाउन जारी था ना, इलेक्शन हो जाने के बाद जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर ये कहना कि उनको अगवा किया जा रहा है, अगवा नहीं, किसी भी एक बंदे को अगवा नहीं किया गया, कोई भी ऐसी बात मंजर आम के ऊपर अभी तक नहीं आई। मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि किसी भी एमपी या एमएनए को अगवा नहीं किया गया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एमपीज हैं या एमएनएज हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको थ्रेट दी जा रही है, उनको खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको लालच देने की कोशिश की जा रही है, उनके कारोबार बंद की जा रहे हैं, बल्कि उनकी प्रॉपर्टीज, कारोबार, जितने भी जहां जहां पर भी उनके बिजनेस है, उनके ऊपर बाकायदा से एक पेपर चस्पा किया जा रहा है कि सील्ड। ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोगों को हरासा किया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी शख्स को अगवा नहीं किया जा रहा। अच्छा जी, आ जाते हैं बात मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। मैं समझता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब एक रंग नंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उससे बच जाना चाहिए, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब, चले ठीक है, मौलाना है जो भी है, लेकिन उनका अपना कोई इस तरह से दीन ईमान नहीं है। सियासत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, कभी वो उनका तल्लुक बन जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, वहाँ से अपना बेनिफिट लेते हैं, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं, कभी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अपने बेनिफिट्स लेते हैं, कभी वो इमरान खान को बुरा भला कहते हैं। ये अभी जिस तरह से उन्होंने ये बात की है ना, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा और जनरल फैज के कहने पर लाई गई थी। देखिए, उस वक्त ये खुद बेनिफिशियरी थे, ये इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उनको बुरा भला कह रहे थे, इमरान खान साहब को बुरे बुरे अलकाबात से नवाजते थे, उनको यहूदी एजेंट कहते थे वगैरह वगैरह। उस वक्त ये खुद बेनिफिशियरी थे, उस पूरे सिस्टम के अंदर ये मौजूद थे, और अब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के कहने पर ये तहरीक अदम एतमाद लाई गई। मैं समझता हूँ ये बात है सही, ऐसा ही है कि जनरल बाजवा के कहने के ऊपर ही ये सारी जमातें इकट्ठी हुई, ये पीडीएम की शक्ल में, और मौलाना फजल रहमान को उसका सरबराह बना दिया गया। ये बात है सही है, लेकिन हमने सिर्फ ये देखना है कि मौलाना फजल रहमान की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। अब वो इलेक्शन हार चुके हैं, उनके पल्ले, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वो सिर्फ दूसरी सियासी जमातों को जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है, उनको सिर्फ ब्लैकमेल करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी हम थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे कि मौलाना फजल रहमान रॉन्ग नंबर किस तरह से है। मतलब उन्होंने ये जो क्लेम किया, ये जो उन्होंने एलिगेशन लगाई कि जनरल बाजवा और जनरल फैज के कहने के ऊपर ये सब कुछ किया गया, तो इसको हम एवेल्यूएट करेंगे कि मौलाना फजल रहमान की ये बात किस हद तक सही है या गलत है। इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो अब तक खामोश क्यों थे, मतलब उस वक्त इन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। जब इनको कहा गया कि आप तहरीक अदम एतमाद लाएं, तो उस वक्त तो ये सारी पीडीएम इकट्ठी हो गई, ये सरबराह भी बन गए, और ये सारे इन्होंने धरने वगैरह और सारा प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, और अदम एतमाद लाई भी गई। उस वक्त भी तो ये अपनी आवाज बुलंद कर सकते थे ना, उस वक्त ये खामोश क्यों रहे। दूसरे नंबर पे उस वक्त मौलाना ने इस बात को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। मतलब जब इनके सामने ये बात आ गई थी, वो चाहते थे तो इसके ऊपर एहतजाज कर सकते थे, शोर मचा सकते थे, मीडिया के सामने आ सकते थे, ये इससे पहले भी तो बात कर सकते थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, मीडिया टॉक कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे कि इस अदम एतमाद के पीछे ये फलां लोग हैं। उस वक्त मौलाना फजल रहमान खुद बेनिफिशियरी थे, इस सारे सिस्टम के अंदर मौजूद थे। इस हवाले से एक चैनल सिटी 42 ने इस सारे मामले को बड़ा जबरदस्त तरीके से वैल्यूट किया है। उन्होंने जिस तरीके से इसको डिस्कस किया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। जनरल कमर बाजवा ने तहरीक अदम पेश करने के लिए कहा या तहरीक अदम एतमाद वापस लेने के लिए कहा, मुलाकात की असल कहानी। कहा कि मौलाना फजल रहमान की एक न्यूज चैनल के इंटरव्यू में सियासतदानों के साथ 26 मार्च 2022 को इस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा और आईएसआई के बाद में बनने वाले डीजी जनरल फैज हमीद की मुलाकात का जिक्र करते हुए दावा किया गया है कि उन दोनों ने सियासतदानों को मजबूर किया था कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करें। हकायक ये है कि उस वक्त जनरल फैज हमीद आईएसआई में नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इन दिनों कोर कमांडर पेशावर बन चुके थे और वो सियासतदानों के साथ जनरल कमर बाजवा की मुलाकात में शामिल नहीं थे।
اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سیاستدانوں کی جن میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، جنرل باجوہ اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم سے واقعی ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس ملاقات میں بلاول بھٹو اور دیگر کئی سیاسی رہنما بھی موجود تھے۔ یہ ملاقات ISI میں مارگلا روڈ اسلام آباد میں ہوئی تھی، لیکن اس ملاقات میں سیاستدانوں کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا، بلکہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو واپس لے لیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات میں اختر مینگل، شاہ زین بگٹی، MQM کے خالد مقبول اور دیگر کئی سیاستدان بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں جنرل باجوہ نے اپوزیشن رہنماؤں سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لینے کا کہا تھا۔ اس ملاقات میں جنرل باجوہ نے اپوزیشن رہنماؤں کو یہ پیشکش بھی کی تھی کہ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیں، تو اس صورت میں وزیر اعظم عمران خان مستعفی ہو کر انتخابات کا اعلان کر دیں گے۔ اس ملاقات میں بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان نے تحریک عدم اعتماد واپس لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ تھی آج تک کی صورتحال۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔